डिनर करने के बाद सिया कुमार से बोली, कुमार, मुझे मेरे रूम में छोड़ दो। ये सुनकर कुमार ने उसे सहारा दिया और उसके रूम में छोड़ दिया। रूम को अंदर से लॉक करके सिया बिस्तर पर लेती और उसने कॉल करके विराज से सवाल किया, कहाँ मर गए हो? आज तो मैं यहाँ आना था ना। ये सुनकर कुमार कहा, विराज, कहाँ मैं नहीं आ सकता। मैं अपने बेटे को ना ही वहां ला सकता हूँ और ना ही उसे छोड़ कर आ सकता हूँ। ये सुनकर सिया बोली, हो तो तुम मेरे खिलाफ जा रहे हो। तुम इसका एग्जाम जानते हो, अंजाम जानते हो। ये सुनकर विराज कहा, कुछ भी हो, लेकिन मैं अपने बेटे को अकेला नहीं छोड़ सकता। ये सुनकर सिया बोली, मैं तुम्हारा बेटा भी नहीं है और मेरे सामने उसका इतना जिक्र मत करो कि मैं उसे जान से मारने पर मजबूर हो जाऊं, समझे? सिया ने कहा, विराज, वो अग्नि तुम्हारा बेटा भी नहीं है और मेरे सामने उसका इतना जिक्र मत किया करो कि मैं उसे जान से मारने पर मजबूर हो जाऊं, समझे? सिया की धमकी सुनकर विराज बोला, ठीक है, मैं वहां आता हूं, लेकिन मैं एक दिन से ज्यादा देर वहां नहीं रुक पाऊंगा। ये सुनकर सिया ने कहा, ठीक है, जो तुम्हारी मर्जी। इस पर विराज ने पूछा, लेकिन क्या मुझे अद्विजय का ट्रीटमेंट करना है? ये सुनकर सिया ने कहा, कोई जरूरत नहीं है, मैं बस चाहती हूँ कि दो सबसे बड़े दुश्मन एक दूसरे का सामना करें। इस पर विराज बोला, क्या तुम मेरी आइडेंटिटी उसके सामने रिवील करना चाहती हो? ये सुनकर सिया मुस्कुराते हुए बोली, नहीं, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं करूंगी, इसमें मेरा कोई फायदा नहीं है। और हाँ, यहाँ अपने उस बेटे को यहाँ मत लेकर आना। इस पर विराज ने कॉल रख दिया। अग्नि अपनी भूरी आंखों से विराज को देख रहा था। अग्नि के बाल सफेद कलर के थे। अग्नि बहुत ज्यादा एनीमे देखता था और वो एक एनीमे कैरेक्टर का दीवाना था, जिस वजह से उसने जिद करके अपने बालों को सफेद कर लिया था। लेकिन फिर भी वो बहुत ही ज्यादा चार्मिंग लगता था। ऊपर से उसके चेहरे के वो सख्त एक्सप्रेशन किसी भी लड़की का दिल जीतने के लिए काफी थे। अग्नि सिर्फ विराज के सामने ही मुस्कुराता था, वो बाकी किसी से तो बात ही नहीं करता था। विराज ने अग्नि का ध्यान रखने के लिए एक नैनी को रखा हुआ था, मगर एक दिन पता चला कि वो नैनी अग्नि को मारना चाहती थी और उसने अग्नि को जहर दिया था। ये बात पता चलते ही विराज ने अग्नि के हाथ में खुद बंदूक दी थी और उसे उस नैनी को मारने के लिए कहा था। अग्नि उस नैनी से काफी ज्यादा अटैच था, लेकिन फिर भी धोखे के बारे में सुनकर अग्नि ने उस नैनी को अपने ही हाथों से मार दिया था। वो छोटा सा बच्चा ही अपने दुश्मनों के लिए काफी था। वो धोखा देने वालों को कभी माफ नहीं करता था। विराज ने अग्नि के सिल्की बालों में हाथ फेराते हुए कहा, अग्नि, कुछ दिन के लिए डैडी घर नहीं आएंगे, क्या आप इतने दिनों में अपना ख्याल रख पाएंगे? ये सुनकर अग्नि मुस्कुराते हुए बोला, डैडी, भूलिए मत, अग्नि आपका भी ख्याल रखना है। इस पर विराज बोला, मुझे भूलने की आदत है, ठीक है, तो मैं चलता हूँ। ये सुनकर अग्नि ने अचानक विराज का हाथ पकड़ लिया। विराज ने मुड़कर अग्नि को देखा और बोला, मैं भी तुम्हें मिस करूंगा। वहीं रावत विला में अद्विजय आरोही के पास बिस्तर पर बैठा था। उसके हाथ में लैपटॉप था। वो आज कुछ ज्यादा ही एक्स्ट्रा वर्क कर रहा था। आरोही अद्विजय की ओर पीठ करके लेटी थी, मगर बार बार वो मुड़कर अद्विजय को देख रही थी। धानी जब टहलते हुए उन दोनों के कमरे में आई तो वो अपनी प्यारी प्यारी पिंक कलर की स्लीपर उतारकर बिस्तर पर चढ़ गई। उसने अद्विजय की ओर जाते हुए कहा, डैडी, क्या धानी आपको गुड नाइट किस दे सकती है? ये सुनकर अद्विजय ने हामी भरी तो धानी अद्विजय के पास बड़ी। उसने अपने हाथ पीछे बांधे और झुककर लैपटॉप में देख। लैपटॉप में जो भी कुछ चल रहा था वो उसे समझ नहीं आया। फिर उसने अद्विजय की ओर देखा और स्माइल करते हुए अपने छोटे से चेहरे को अद्विजय के चेहरे के पास ले गई। उसने अद्विजय के गाल पर किस किया। फिर वो अद्विजय की दाढ़ी को सहलाते हुए बोली, डैडी, क्या आपको ये चुभती नहीं है? ये सुनकर अद्विजय ने ना में सिर हिलाया। धानी आगे बोली, डैडी, इतने बड़े बड़े बाल मेरे क्यों नहीं है और मम्मा को भी नहीं है? आप और बाकी के आदमियों को ही ये बाल चेहरे पर क्यों होते हैं? ये सुनकर अद्विजय बोला, इस सवाल का जवाब तुम्हें बड़ी होकर मिलेगा। धानी बोली, ओह, सब कहते हैं बड़े होकर इस सवाल का जवाब मिलेगा, उस सवाल का जवाब मिलेगा। डैडी, आप लोग मुझे अभी क्यों नहीं बताते? धानी एक जीनियस है और वो सब कुछ समझ सकती है। ये सुनकर अद्विजय बोला, लेकिन तुम्हें अभी ये समझने की जरूरत नहीं है। ये कहकर उसने लैपटॉप को साइड में रखा और धानी को अपनी गोद में ले लिया। धानी अद्विजय की दाढ़ी को सहलाते हुए बोली, वैसे डैडी, मुझे आपकी दाढ़ी से खेलने में बहुत मजा आता है, काश मम्मा के पास भी ऐसी ही दाढ़ी होती। ये सुनकर अद्विजय मुस्कुराया और वो इमेजिन करने लगा कि आरोही दाढ़ी के साथ कैसी लगेगी। वही आरोही अपना मुंह बनाते हुए बोली, धानी की बच्चे, इधर आओ, तुम चाहती हो कि तुम्हारी मम्मी को भी ये दाढ़ी हो? धानी बोली, ऑफ कोर्स मम्मा। सुनकर आरोही ने कहा, मैं नहीं चाहती कि मैं किसी जंगली जानवर की तरह देखूं। ये सुनकर अद्विजय की आंखें छोटी हो गईं। उसने अपनी सीओडी आवाज में कहा, तो मैं तुम्हें किसी जंगली जानवर की तरह दिखता हूँ? इस पर आरोही ने कहा, और नहीं तो क्या। ये सुनकर अद्विजय बोला, तुम्हें तो मैं बाद में बताता हूँ। धानी बोली, डैडी, आप मम्मी को बाद में क्या बताओगे? अद्विजय जवाब में बोला, है
कुछ ऐसी बात जो बाद में ही बताई जा सकती है। आरोही ने फिर कहा, धानी इधर आओ मम्मा के पास और डैडी को उनका काम करने दो। धानी अद्विजय की गोद से उतरी। जब वो अद्विजय की गोद से उतरी तो अद्विजय को खालीपन सा लगने लगा। धानी जाकर आरोही के पेट पर बैठ गई। उसने अपने छोटे छोटे हाथों से आरोही के चेहरे को पकड़ते हुए कहा, मम्मा आपके गाल कितने सॉफ्ट हैं। इस पर आरोही ने कहा, अच्छा तो अब मुझे मक्खन लगाना शुरू हो गया। धानी बोली, मम्मा मुझे तो मक्खन पसंद भी नहीं है, तो मैं आपको मक्खन क्यों लगाऊंगी, मुझे तो बस वनीला आइसक्रीम पसंद है। इस पर आरोही ने कहा, शैतानी मत करो, चुपचाप सो जाओ। ये कहकर उसने धानी के सर को अपने सीने पर रख लिया और उसे थपकी देने लगी। अचानक धानी आरोही के कान में झुककर बोली, मम्मा क्यों ना हम कहीं घूमने चले, मैंने काफी दिनों से अपने फैंस को अपने बारे में कोई अपडेट नहीं दी है। इस पर आरोही ने कहा, हाँ मैं भी चाहती हूँ कि हम दोनों कहीं दूर चले जाएं। ये सुनकर अद्विजय के कान खड़े हो गए। उसने आरोही की ओर घूर कर देखा। आरोही ने अद्विजय की तरफ देखा जो कि उसे बुरी तरह घूर रहा था। वो बोली, मैं धानी को एक छोटी सी ट्रिप पर ले जाना चाहती हूँ। एज यूजुअल हम साल में कई बार मम्मा बेटी घूमने जाते हैं। ये सुनकर अद्विजय बोला, मगर इस बार बस दोनों मम्मा बेटियां घूमने नहीं जाएंगी। इस पर आरोही कंफ्यूज हो गई। अद्विजय ने आगे कहा, इस बार डैडी भी जाएंगे। धानी ने अपना सिर उठाया और खुश होकर बोली, ये धानी अब की बार डैडी और मम्मा दोनों के साथ घूमने जाएंगी। ये सुनकर अद्विजय बोला, धानी अगर आपके डैडी से कुछ भी चाहिए तो आप डैडी को बता सकती हैं। डैडी आपके लिए इस दुनिया की कोई भी चीज आपके साथ ला सकते हैं। धानी बोली, ओफो डैडी अगर आप ऐसा कर सकते हैं तो आप मेरे रियल डैड को बोलिए ना, वो मुझसे प्यार करें, वो मुझसे क्यों प्यार नहीं करते। ये सुनकर अद्विजय का चेहरा काला पड़ गया। उसने धानी के उदास चेहरे को देखा। वो फिर अपनी सीओडी आवाज में बोला, इधर आओ। धानी थोड़ी डर गई। अद्विजय ने फिर अपनी आवाज को नरम करते हुए कहा, इधर आओ, डैडी तुम्हें कुछ बताना चाहते हैं। धानी आरोही के ऊपर से उठी और वो अद्विजय की ओर बढ़ी। अद्विजय ने धानी के बालों को प्यार से सहलाते हुए कहा, मैं अगर कहूँ कि मैं ही तुम्हारा रियल फादर हूँ तो क्या तुम यकीन करोगी। धानी ने हैरानी से आरोही की ओर देखा। आरोही ने कहा, धानी तुम्हारे नए डैडी ही तुम्हारे रियल डैडी हैं। भगवान चाहते थे कि तुम्हें अपने डैडी का प्यार मिले, इसलिए उन्होंने तुम्हें मिला दिया। धानी बोली, मम्मा आप सच कह रही है ना। इस पर आरोही ने हाँ में सिर हिला दिया। धानी अचानक उन दोनों से अलग हुई और बिस्तर से कूदकर रूम से बाहर चली गई। आरोही और अद्विजय दोनों ने कंफ्यूजन में एक दूसरे की ओर देखा। धानी भागते हुए नीचे गई। उसने मंदिर के कपाट खोले और जाकर हाथ जोड़ते हुए कहा, थैंक यू भगवान जी मुझे मेरे डैडी लौटाने के लिए। ये कहकर उसने अपना माथा नीचे टीका और फिर वो मंदिर से भागकर वापस अपने बेडरूम में आ गई। आरोही ने उसे देखकर पूछा, धानी तुम कहाँ गई थी। धानी ने कहा, मम्मा मैं भगवान जी के पास गई थी उन्हें थैंक यू कहने। ये कहकर वो बिस्तर पर चढ़ गई। आरोही ने उसे बीच में लिटाते हुए कहा, सॉरी धानी। धानी बोली, क्या हुआ मम्मा। इस पर आरोही ने कहा, धानी मम्मा आपको कभी वो लाइफ नहीं दे पाई जो आप डिजर्व करते थे। धानी ने आरोही के हाथ को छूमा और बोली, नहीं मम्मा मेरे पास जो था मैं उसमें हैप्पी थी और आज भी मैं हैप्पी हूँ। और वैसे भी हमारे पास जो होता है हमें उसमें ही खुश रहना चाहिए ना मम्मा। हर किसी की लाइफ हमारी तरह हैप्पी थोड़ी नहीं होती मम्मा। हर किसी की लाइफ में मम्मा और डैडी नहीं होते। आरोही ने प्यार से धानी की माथे को चूम कर कहा, तुम इतनी समझदार कैसे हो। कभी कभी मैं भी हैरान होती हूँ कि तुम मेरी ही बेटी हो ना। ये सुनकर अद्विजय बोला, मैं भी। उसकी ये बात सुनकर आरोही ने अपनी आंखें छोटी कर ली। धानी ने आरोही को गले लगाया और वो लेट गई। तभी अद्विजय ने भी अपना लैपटॉप बंद किया और धानी से बोला, क्या आप डैडी को गले नहीं लगाएंगे। धानी बोली, नहीं। ये सुनकर अद्विजय ने अपनी सीओडी नजरों से उसे देखा। धानी बोली, डैडी आप छोटे बच्चे नहीं हैं। मैं तो मम्मा को इसलिए गले लगाती हूँ क्योंकि मम्मा रात को डर जाती है। क्या आप भी मम्मा की तरह रात को डरते हैं। ये सुनकर अद्विजय खामोश हो गया। धानी ने फिर आरोही से कहा, मम्मा अगर डैडी रात को डरते हैं तो आप धानी को बता दीजिएगा। धानी फिर डैडी को हक कर लेगी। ये सुनकर अद्विजय ने अपने हाथ आगे बढ़ाए और धानी को अपनी ओर खींचते हुए कहा, इधर आओ शैतान। ये कहकर उसने धानी को गले लगाया और बोला, डैडी को डर नहीं लगता मगर डैडी को अपने प्रिंसेस अपने पास चाहिए। अब सो जाओ। ये कहकर उसने धानी के आंखों पर हाथ रखा और दूसरे हाथ से उसने रूम की लाइट्स को ऑफ कर दिया भी। दूसरी तरफ मृत्युंजय और सौम्या के कमरे में सौम्या नाइट ड्रेस पहनकर रूम में आई। मृत्युंजय उसे देखते हुए बोला, सौम्या क्या आप कॉलेज जाना चाहती हैं? अगर कोई प्रॉब्लम है तो हमें बताइए। ये सुनकर सौम्या बोली, नहीं मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं भी आगे पढ़ना चाहती हूँ। फिर उसने पूछा, वैसे आपने अपनी पढ़ाई कहाँ कंप्लीट की है? ये सुनते ही मृत्युंजय बोला, लंदन में। ये सुनकर सौम्या बोली, ओह। मृत्युंजय बोला, यहाँ आओ। ये सुनकर सौम्या मृत्युंजय के पास जाकर बैठ गई। मृत्युंजय ने सौम्या की पीठ से उसके बालों को हटाया और उसकी पीठ पर चूमते हुए कहा,
क्या आपको अब दर्द तो नहीं होता? ये सुनकर सौम्या बोली, नहीं। मृत्युंजय बोला, क्या हम आज रात आपको प्यार कर सकते हैं? ये सुनकर सौम्या ने अपना सिर नीचे झुका लिया। मृत्युंजय ने उसके कंधों को पकड़कर उसे अपनी ओर किया। सौम्या अपना चेहरा नीचे झुकाए हुए बैठी हुई थी। मृत्युंजय ने अपना हाथ सौम्या की थोड़ी के नीचे लगाया और उसके चेहरे को ऊपर करते हुए कहा, सौम्या, आप हमसे नफरत तो नहीं करती? ये सुनकर सौम्या जल्दी से बोली, नहीं, बिल्कुल नहीं, और ऐसी कोई वजह भी नहीं है कि मैं आपसे नफरत करूं, बल्कि मैं तो आपका एहसान मानती हूँ कि आपने मुझे अपनाया। ये सुनते ही मृत्युंजय ने सौम्या के होठों पर उंगली रखी और बोला, दोबारा एहसान की बात जुबान पर मत लाइएगा। आप हमारी पत्नी हैं, आपका हक है हम पर और हमेशा रहेगा। ये सुनकर सौम्या ने अपनी पलकें उठाई और मृत्युंजय की आंखों में देखा। वो अचानक बोली, मृत्युंजय, क्या ये रिश्ता हमेशा रहेगा? क्या आप कभी मुझे छोड़ तो नहीं दोगे? ये सुनते ही मृत्युंजय बोला, आपके दिमाग में ऐसी बातें कहां से आई? आपको क्यों ऐसा लगता है कि हम आपको छोड़ देंगे? आपने हमारे लिए इतना बड़ा कदम उठाया है, हम आपको कभी नहीं छोड़ सकते। अगर हमें आपको छोड़ने होता तो हम कभी आपको वो ऑपरेशन करने के लिए नहीं कहते। हमें आपके साथ पूरी जिंदगी बितानी है, सौम्या। ये सुनकर सौम्या ने अपना सर मृत्युंजय के सीने पर रख लिया और उसकी धड़कनों को सुनाने लगी। मृत्युंजय अपने सौम्या के सर को सहलाते हुए कहा, सौम्या, क्या आप हमें अपनी जिंदगी के बारे में कुछ बताएंगे? ये सुनकर सौम्या पूछी, आपको क्या जानना है? ये सुनते ही मृत्युंजय बोला, क्या आप हमें बता सकती हैं कि आपके साथ किसने? ये सुनकर सौम्या उसकी बात को बीच में काटते हुए बोली, नहीं, हम आपको इसके बारे में नहीं बता सकते। वो जख्म अब भर चुका है, अब दोबारा उसे कुरेदिए मत, फिर से उस जख्म के खुलने पर हमारा दर्द भी जाग उठेगा। ये सुनते ही मृत्युंजय बोला, ठीक है। मृत्युंजय सोचा कि वो इस बारे में पता तो कर ही रहेगा, क्योंकि अगर सौम्या के साथ ऐसा करने वाले को सजा नहीं मिली थी तो वो खुद उसे अपने हाथों से सजा देना चाहता था। इसलिए उसने सोचा कि वो इस बारे में निहारिका जी से बात करेगा। वहीं राज और मिस्टी के कमरे में राज अपने रूम में आया तो उसने ड्रिंक की हुई थी। मिस्टी ये देखकर बोली, आपने ड्रिंक की हुई है? इस पर राज बोला, डोंट वरी, मैं कुछ उल्टी सीधी हरकत नहीं करने वाला हूँ। आफ्टर ऑल मैं अपने 6 बच्चों के सामने अपनी इमेज थोड़ी नहीं खराब कर सकता। ये सुनकर मिस्टी बोली, ये आपके हाथ में क्या है? इस पर राज ने अपने हाथ में पकड़े पैकेट को मिस्टी के सामने रखा और बोला, गैस करो, इसमें क्या हो सकता है? ये सुनकर मिस्टी बोली, मैं कैसे गैस कर सकती, जरूर आपका कोई इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होगा। इस पर राज बोला, बिल्कुल गलत। ये कहकर उसने उसे पैकेट को खोला और उसमें से गोलगप्पे और उसके साथ 4 तरह के पानी निकालकर सामने रख दिए। मिस्टी ने अपनी जीभ फिराई और बोली, सामने गोलगप्पे रखकर पूछ रहे हो कि मन होगा? अरे दुनिया की ऐसी कौन सी लड़की है जो गोलगप्पे न खाना चाहे? राज बोला, अरे रुको रुको, थोड़ा सब्र करो। ये कहकर उसने पैकेट से एक और 4 चीज निकल। मिस्टी बोली, इसमें क्या है? इस पर राज मुस्कुराते हुए बोला, आम पापड़ क्या तुम्हें पसंद है? ये सुनकर मिस्टी बोली, ओहो राज, आप कितने अच्छे हैं, आपने तो मुझे ये सब चीज देकर 7वें आसमान पर पहुंचा दिया। इस पर राज बोला, अब 7वें आसमान से नीचे उतर आओ और बताओ ये सब तुम्हें कैसा लगा, और मेरे बच्चे को भी। ये कहकर उसने मिस्टी के पेट की ओर देखा। जब मिस्टी गोलगप्पे खाने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाने लगी तो राज ने उसके हाथ पर अपना हाथ मारते हुए कहा, रुको। ये कहकर उसने खुद गोलगप्पे में आलू और पानी भरा और मिस्टी को मुंह खोलने के लिए कहा। जब मिस्टी ने अपना मुंह खोला तो अचानक राज ने उसके होंठों को चूम किया, जिससे मिस्टी नाराज दिखाई दी। ऐसे ही मस्ती करते हुए उसने मिस्टी को गोलगप्पे खिलाए। अगली सुबह आरोही अद्विजय के मना करने के बावजूद ऑफिस पहुंची। वो अपनी जॉब छोड़कर घर में नहीं बैठना चाहती थी, साथ ही वो अद्विजय के करीब रहना चाहती थी, जिसकी पहली वजह उसका सीक्रेट प्यार और दूसरी वजह अद्विजय की सेफ्टी थी। जब अद्विजय को पता चला आरोही ऑफिस आई है तो उसने आरोही को केबिन में बुलाया। जब तक आरोही केबिन में पहुंचती तब तक अद्विजय को डेस्क के नीचे एक लेटर पड़ा मिला, जिसे पढ़कर अद्विजय का खून खोल गया। आरोही को केबिन में एंटर होता देख उसने गुस्से से आगे बढ़कर उसने कसकर आरोही की बाजू को पकड़ा और उसे घुमाकर अपने शरीर से सटा लिया। वो उसके होठों को गहराई से चूमते हुए उसे अपने शरीर के और भी करीब खींचने लगा। उसके हाथों में काफी ताकत थी, जिसकी वजह से आरोही का पतला सा शरीर उसकी छाती से बुरी तरह दब रहा था और उसके नर्म होठों से एक दर्द भरी आह निकल गई। अद्विजय ने बुरी तरह आरोही के होठों पर हावी होते हुए उसे गोद में उठा लिया। आरोही के पैर अब जमीन पर नहीं थे। अद्विजय ने टेबल पर रखी सभी फाइल को नीचे फेंक दिया और आरोही को टेबल पर बिठा दिया। आरोही रेजिस्ट करने लगी तो अद्विजय ने आरोही को पुश करके टेबल पर लिटा दिया। उसने आरोही की शर्ट के बटन खोलने की कोशिश की। वो आरोही के शरीर में जल्द से जल्द दाखिल होकर अपनी अंदर लगी आग को मिटाना चाहता था, इसलिए उसने आरोही की शर्ट के बटन को एक ही झटके में तोड़ दिया। शर्ट के दोनों कोने आरोही के बाजू के पास इकट्ठा हो गए
और आरोही के अंदर के कपड़े से झांकते हुआ उसका क्लीवेज अद्विजय के पागलपन को बढ़ावा दे रहा था। आरोही के होठों को छोड़कर उसने अपनी गहरी आंखों से आरोही के चेस्ट को देखा। हालांकि आरोही के चेस्ट एक कमोलिका से काफी छोटे थे, मगर वो जैसे भी थे वो बस अद्विजय को बुरी तरह अट्रैक्ट करते थे। वो शिद्दत से उन्हें चूमना पसंद करता था जब तक कि वो लाल ना हो जाए। उसे आरोही का हर अंग अपनी ओर अट्रैक्ट करता है। उसने अपने एक हाथ से आरोही के शरीर को दबाया, दूसरे हाथ से उसने आरोही की कमर को पकड़ा और उसे ऊपर उठाया। हाथ से उसके शरीर को दबाते हुए अद्विजय ने उसकी कपड़ों को नीचे सरका दिया, जिसकी वजह से उसके गोरा चमकता क्लीवेज बिना किसी पर्दे के अद्विजय के सामने थे। उसने अपने होठों को नीचे किया और आरोही के शरीर को फिर से चूमने लगा। चूमते हुए उसने कई बार आरोही के शरीर को काट लिया, जिससे कि आरोही के मुंह से बाहर निकलने लगी। उसने आरोही के परफेक्ट चेस्ट को फिर से अपने हाथ से सहलाया और अपनी जीभ से भी उसके शरीर को सहलाया। उसकी इन हरकतों की वजह से आरोही को अपने शरीर में डेफिनेटली काफी दर्द महसूस होने लगा होगा, जिसे वो छुपाने की पूरी कोशिश कर रही थी। आहा! आरोही की मोहक आवाज उसके कानों तक पहुंची, जिससे कि उसका शरीर उसकी चाहत करने लगा। उसके हाथों की नसें उभरने लगी। वो अपने एक हाथ को आरोही की कमर से नीचे ले जाते हुए उसकी बॉडी के सबसे सेंसिटिव पार्ट को महसूस करना चाहता था। आज मुझसे दूर हटो, आरोही ने मौन करते हुए कहा। तभी अचानक कोई कमरे के अंदर दाखिल हुआ। उसने अपनी तेज नजर से उस आदमी को घूर कर देखा। आदमी को ये दिखाई दिया कि उसके आगे कोई लड़की लेटी हुई थी और उसके कपड़े भी अस्त व्यस्त हुए पड़े थे, मगर उसे ना ही उसे लड़की का चेहरा दिखाई दिया और ना ही उसका बिना पर्दे का शरीर दिखाई दिया। बस वो उसकी डरावनी आंखों को देखकर ही डर गया और जल्दी से केबिन से बाहर चला गया। इस बीच आरोही को मौका मिल गया और वो बैठी और उसने अपनी शर्ट के दोनों कोनों को खींचकर अपने उभारों को ढकने की कोशिश की। उसकी ये चालाकी उसकी नजरों में थी। बस वो उसकी डरावनी आंखों को देखकर ही डर गया और जल्दी से केबिन से बाहर चला गया। इस बीच आरोही को मौका मिल गया और वो बैठी और उसने अपनी शर्ट के दोनों कोनों को खींचकर अपने उभारों को ढकने की कोशिश की। उसकी ये चालाकी उसकी नजरों में थी। 126 जब ऑफिस की टेबल पर अद्विजय आरोही को लेटाकर उसे रफी चूम रहा था, तभी अचानक कोई कमरे के अंदर दाखिल हुआ। अद्विजय ने अपनी तेज नजर से उस आदमी को घूर कर देखा। आदमी को यह दिखाई दिया कि उसके आगे कोई लड़की लेटी हुई थी और उसके कपड़े भी अस्त व्यस्त हुए पड़े थे, मगर उसे ना ही उसे लड़की का चेहरा दिखाई दिया और ना ही उसका बिना पर्दे का शरीर दिखाई दिया। बस वो उसकी डरावनी आंखों को देखकर ही डर गया और जल्दी से केबिन से बाहर चला गया। इस बीच आरोही को मौका मिल गया और वो बैठी और उसने अपनी शर्ट के दोनों कोनों को खींचकर अपने शरीर को ढकने की कोशिश की। उसकी यह चालाकी अद्विजय की नजरों में थी। जैसे ही उसने अपने पैरों को हिलाया, अद्विजय ने अपना सिर उसकी ओर घुमाया और अब उसको देखने लगा। वो रोते हुए बोली, आप ये क्या कर रहे हैं? क्या किया है मैंने? क्यों आप बार बार वहसीपने पर उतर आते हैं? जब उसे अपनी शिकायतों पर अद्विजय से कोई जवाब नहीं मिला तो वो भर्राई आवाज में बोली, मैं आज ही इस जॉब से रिजाइन कर दूंगी। अद्विजय ने अपने हाथ को आगे बढ़ाया और आरोही के चेहरे को सहलाते हुए उसने आरोही के आंखों में आए आंसुओं को पोंछा और बोला, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे इस तरह बात करने की? आरोही उसे जवाब देते हुए बोली, इस जॉब से रिजाइन करने के बाद आप मेरे बॉस नहीं रहेंगे, इसलिए मुझे आपसे तमीज से बात करने की कोई जरूरत नहीं है। उसको इतनी बदतमीजी से बात करते देख अद्विजय ने आरोही के बालों को पकड़ा और उसके चेहरे को ऊपर उठाते हुए बोला, तुम मुझसे इस तरह बात नहीं कर सकती, अपनी नजरें नीचे करो। आरोही बोली, आप कोई इंसान नहीं है और ना ही इंसानों से आपको कोई हमदर्दी है, आपको बस मुझे तकलीफ में देखना पसंद है। आरोही आखिर में अपने गुस्सैल रूप में आकर मुझसे बोली। अद्विजय ने आरोही को शैतानी आंखों से देखा। आरोही टेबल से नीचे उतरी, तभी अद्विजय ने उसके हाथ को पकड़ा। आरोही ने उसके चंगुल से छूटने के लिए उसे लात मारी, मगर अद्विजय के पैर लोहे जितने मजबूत थे, जिसकी वजह से आरोही को ऐसा लगा जैसे कि उसका पैर किसी मजबूत चीज से टकराकर घायल हो गया हो। वो दर्द से नीचे बैठी, तभी उसने उसके बालों को समेटकर उसके चेहरे को ऊपर उठाते हुए उसे देखा और बोला, आरोही अभी तुम उसके लिए। तभी अचानक फिर से उस केबिन का दरवाजा खुला और इस बार कमोलिका अंदर आई। अद्विजय ने आरोही के बालों को छोड़ा। आरोही लंगड़ाते हुए खड़ी हुई और बोली, मिस कमोलिका, अच्छा हुआ आप यहाँ आ गई सर, आपको याद कर रहे थे। ये कहकर आरोही कमरे से भाग गई। उसने नोटिस किया कि उस कमोलिका की नजरें अद्विजय को देखकर चमकने लगी। कमोलिका ने बेशर्मी से अपनी शर्ट के बटन को खोल और अद्विजय के पास आते हुए बोली, मैं आपकी किस तरह हेल्प कर सकती हूँ सर? उसने अद्विजय की लस्ट भरी आंखों को नोटिस किया। उसे लगा कि शायद अद्विजय ऐसा इंसान था जिसे सिर्फ लड़कियों की जरूरत होती है। अपनी टॉप को खोलते हुए कमोलिका घुटने टेक कर नीचे बैठ गई और उसने अपने हाथ को आगे बढ़कर अद्विजय की पेंट को छुआ।
जैसे ही वो उसकी बेल्ट को खोलने लगी, अद्विजय ने उसका हाथ इतनी मजबूती के साथ पकड़ा कि जरूर कमोलिका को अपने हाथ की हड्डियां टूटती महसूस हुई होंगी। उसके हाथ को पकड़ने के बाद अद्विजय ने उसे धक्का दिया और वो आरोही की तलाश में कमरे से बाहर निकल गया। आरोही वो टूटे हुए बटन वाली अपनी शर्ट को गांठ लगाकर ऑफिस से बाहर निकली और अद्विजय के चंगुल से भागने लगी। अद्विजय भी जल्दी से ऑफिस से बाहर निकला। उसने आरोही के हाथ को पकड़ा और उसे अपनी कार में खींचकर बैठाते हुए सीओडी वॉइस में कहा, आरोही, मुझसे दूर भागने की कोशिश मत करो। मैं हर वक्त तुम्हारे पास रहूंगा। तुम मेरे साय से भी दूर नहीं जा सकती। अंडरस्टैंड? ये सुनकर आरोही सिसकते बोली, अद्विजय, क्यों? आप अचानक कितना बदल गए? मैं राहुल के पास गई थी, लेकिन मैंने ऐसा कुछ नहीं किया जिससे कि मुझे ही शर्मिंदा महसूस करना पड़े। राहुल ने मेरे साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की थी, मगर आप तो किसी और लड़की के साथ अपनी मर्जी से थे। ये सुनकर अद्विजय बोला, दमिट, कितनी बार बताऊं तुम्हें, मैं उस लड़की के पास नहीं गया था। उस लड़की ने तुम्हारे जैसे कपड़े पहने हुए थे। उसने ये जानबूझकर किया था। क्या तुमने ये नहीं देखा? ये सुनकर आरोही को अचानक याद आया कि वाकई में उस लड़की ने बर्थडे पार्टी के दिन उसी की तरह कपड़े पहने हुए थे। वो बात याद करके आरोही को अद्विजय की बात पर यकीन हुआ। अद्विजय ने आरोही के गाल को पकड़ते हुए गहरी आवाज में कहा, आरोही, कभी मेरे कैरेक्टर पर उंगली उठाने की कोशिश मत करना। मैंने कभी तुम्हें धोखा नहीं दिया। आरोही अद्विजय की आंखों में देखते हुए बोली, फिर आप अचानक मेरे साथ ऐसा क्यों करने लगे? मैंने ऐसा क्या किया है? मैं सिर्फ ऑफिस इसीलिए आई थी ताकि मैं रिजाइन दे सकूं, अपने कलीग्स से मिल सकूं। अद्विजय, मैंने आपकी हर बात मानी है, फिर भी आप। आरोही की शिकायत सुनकर अद्विजय ने आरोही के होठों पर अपनी उंगली रखी और बोला, सॉरी, मैं अपने आप को कंट्रोल नहीं रख पाया। ये कहकर उसने रोती हुई आरोही को गले लगा लिया और उसके पीठ को सहलाने लगा। अचानक उसे वो लेटर याद आया और उसके हाथों की नसें गुस्से में फूलने लगी। उसने आरोही से सवाल किया, आरोही, जब तुम इस रिश्ते को निभाने के लिए हर मुमकिन कोशिश कर रही हो, तो क्यों फिर तुमने वो लव लेटर लिखा? क्या तुम अभी भी उस राहुल के पास जाना चाहती हो, ये जानते हुए भी कि धानी मेरी बेटी है, मैं उसका पिता हूँ? ये सुनकर आरोही अचानक हैरान हो गई। उसकी आंखें हैरानी से फैल गईं। क्या सच में हुआ लेटर आरोही ने लिखा था? और क्यों लिखा था उसने राहुल के लिए? वो लव लेटर जब वो राहुल से नफरत करती है। किंचित यार अद्विजय की ओवी एटर वाली बात सुनकर आरोही काफी ज्यादा हैरान थी। उसने पूछा, आप किस लेटर के बारे में बात कर रहे हैं? ये सुनकर अद्विजय ने बताया, वही लेटर जो मुझे आज अपनी डेस्क के नीचे मिला था। क्या वो तुमने अपने एक्स हस्बैंड और लवर राहुल के लिए नहीं लिखा था? ये कहते हुए उसने आरोही के हाथ को कसकर पकड़ लिया। आरोही हकलाते हुए बोली, वो मैंने। इससे पहले कि आरोही कुछ कह पाती, अद्विजय ने उसके होठों को ब्लॉक कर दिया। इस हरकत ने आरोही को बुरी तरह चौंका दिया। अद्विजय उसकी आंखों में देखते हुए बोला, आरोही, मैं एक मॉन्स्टर हूँ, मगर अपने परिवार के लिए मैं हद से ज्यादा पॉजिटिव भी हूँ, इसलिए ऐसी कोई हरकत करके मुझे मॉन्स्टर बनने पर मजबूर मत करो। कहते हुए जब अद्विजय ने आरोही के होठों को छोड़ा था तो आरोही जोर जोर से सांस लेने लगी। उसने अद्विजय की आंखों में देखते हुए कहा, अद्विजय, बिलीव मी, वो लेटर मैंने राहुल के लिए नहीं लिखा था। ये सुनकर अद्विजय बोला, क्या मैं तुम्हारी इस बात पर विश्वास कर सकता हूँ? इस पर आरोही ने कहा, हाँ, आप इस बात पर विश्वास कर सकते हैं। मेरी आंखों में आपको सच दिखेगा। मैं राहुल से अब प्यार नहीं करती। मेरा प्यार उसी दिन मर गया था जब मेरे सामने उसकी सच्चाई आई थी। वैसे तो वो सच्चाई एक झूठ है ना? आपकी वजह से राहुल ने मुझे डाइवोर्स दिया। खैर, मैं अब राहुल से मूव ऑन कर चुकी हूँ। ये सुनकर अद्विजय बोला, मेरी आंखों में देखो और पूरे कॉन्फिडेंट के साथ बोलो कि क्या तुमने वो लेटर राहुल के लिए नहीं ली? खादा। आरोही ने अद्विजय की कॉलर को अचानक से पकड़ा। अपने सर को ऊपर उठाते हुए अद्विजय की आंखों में देखते हुए कहा, हाँ, वो लेटर राहुल के लिए नहीं लिखा था। मैंने समझा। पू, मैं आपकी पत्नी हूँ और रावत खानदान की बहू। मैं कभी अपने पति को शर्मसार नहीं करूंगी। ये सुनकर अद्विजय को आरोही की बातों पर यकीन होने लगा था। आरोही ने अद्विजय की कॉलर को छोड़ते हुए कहा, अद्विजय, एक पति पत्नी का रिश्ता विश्वास पर टिका होता है। विश्वास ना हो तो ये रिश्ता अंदर ही अंदर टूट कर बिखर जाता है। ये सुनकर अद्विजय ने आरोही के उस हाथ को छोड़ जिसको उसने काफी देर से कसकर पकड़ हुआ था, वो आरोही की ओर से अपनी नजरें फेरते हुए बोला, आरोही, घर जाओ। तो दोस्तों, आपको ये एपिसोड कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस कहानी के पहले भाग को डिस्क्रिप्शन में पिन की गई लिंक से जाकर सुने।